और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब हम चैप्टर के एंड तक पहुंच गए हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि अब एवरीडे लाइफ जो है उसमें भी रिवोल्यूशन की सिचुएशंस क्रिएट हो गई। यानी अब हर जगह लोग जो है ह्यूमन राइट की बात करने लग गए। मतलब रिवोल्यूशन से इतने ज़्यादा वो हो गए, प्रभावित हो गए कि उन्होंने एवरीडे लाइफ में अलग अलग टाइप की डिमांड उन्होंने शुरू कर दी थी। तो बिफोर द 1789 रिवोल्यूशन एवरी जब 1789 में जब रिवोल्यूशन इतनी हुई नहीं थी, उस समय जो है मोनार्ची सिस्टम था और हर चीज़ जो है वो बैन हुआ करती थी। जैसे कि न्यूज़पेपर पे सेंसर था, बिना किंग की परमिशन के कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ करता था और व्यूज एक्सप्रेशन की भी फ्रीडम नहीं थी। लेकिन अब लोग जो है उन्होंने न्यू डिमांड जो है वो शुरू कर दी। उन्होंने सेंसरशिप जो है उसको एबोलिश कर दी। नाउ पीपल कैन वॉइस देयर ओपिनियन। अब लोग जो है अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम जो है वो भी बोलने लग गए थे। अब बोले कि रिटन और अनरिटन मटेरियल जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट जो है वो बिना किसी प्रायर परमिशन के उनको पब्लिश किया जाना लग गया और रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट में प्रिंटेड मटेरियल जो है उसकी फ्लड आ गई। पीपल स्टेज सेवरल प्लेस। अब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो स्टेज पे भी परफॉर्म करने लग गए। न्यूज़पेपर, जनरल, बुक्स, सारी चीज़ें जो है वो पब्लिश होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट जो है वो नेपोलियन डिक्टेटरशिप। हमने देखा था कि नेपोलियन ने रूल शुरू कर दिया था डायरेक्टरी रूल के बाद और वो एक तरह से डिक्टेटर बनता जा रहा था। उसके अंदर जो है वो एम्बिशियस थी कि पूरे वर्ल्ड को जो है वो मैं कॉन्क्यूर कर लूँ। तो लोगों को जो है उसकी ये चीज़ें पसंद नहीं आई थी। तो नेपोलियन डिक्टेटरशिप में हम देखेंगे कि नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। ही कॉन्क्यूरिंग नेबरिंग कंट्रीज वेयर ही प्लेस द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ही डिड सेवरल रिफॉर्म्स। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए थे, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसने जो है वो आसपास सारी जगह पे जो है वो अपने रिलेटिव्स को स्टैब्लिश कर लिया। स्लेवरी सिस्टम फिर से शुरू कर लिया और उसने रूल बनाए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और यूनिफॉर्म डेसिमल सिस्टम जो है वो उसने शुरू कर दिया था और वेट और मेजरमेंट जो है वो भी उसने प्रॉपर शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही जो है डिक्टेटरशिप में यानी वन मैन रूल में बिलीव करता था, इसलिए जब वो जगह जगह फाइट करने के लिए जाता था तो उसकी आर्मी जो है वो इन्वेडेड फोर्स के रूप में जाने लगी। यानी कि ये फिर लड़ने के लिए आ गया है, एक लड़ाकू फोर्स के रूप में, एक आक्रामक कर्ता के रूप में जाने लग गया। और फाइनली द ब्रिटिश एंड पर्सिया जो है उन्होंने उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब देख सकते हो ब्रिटिश आर्मी और पर्सियन आर्मी जो है उसने नेपोलियन के ऊपर जो है वाटरलू नामक प्लेस जो है वहाँ पे 1815 में लड़ाई हुई और ही वॉज सेंट टू सेंट हेलेना। उसको सेंट हेलेना नामक प्लेस पे भेज दिया गया। लेकिन जो बहुत सारे जो मेजर्स जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है जो मिले हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। द आइडिया ऑफ तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रांस में कितना ज़्यादा जो है वो उठा पटक की सिचुएशन हो गई थी। काफ़ी लंबे समय तक ये सिचुएशन चली। लेकिन नेपोलियन के एंड के बाद जो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई। फ्रेंच रिवोल्यूशन की जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, एबोलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम और क्रिएट ए सोवर्जन नेशन वेयर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रांस रिवोल्यूशन जो है उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। इसको हम जो है वो लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इन आइडियाज़ को जो लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, इक्वालिटी, फर्टर्निटी के जो राइट्स थे उनको हमारी कंट्री के जो लोग थे जिसमें टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने एडॉप्ट किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी जिसने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरे वर्ल्ड को जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने का जो है वो नॉलेज प्रोवाइड किया था।
थैंक यू बेटा। आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो आप असाइनमेंट में जा कर के चेक कर लेना।